सभी श्रोतागणों का स्वागत करते हैं हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा हिंदी अनुवादक के रूप में। और ये नियमित जो ध्वनि की जांच है वो हो रही है, तो कृपया करके अपना पुष्टिकरण आप चैट में डाल दीजिए। कितने बेहतरीन रूप से आप हमें सुन पा रहे हैं। सभी को सुप्रभात, शुभ संध्या सभी लोगों को, आप जहाँ से भी हैं, जिस भी देश और काल से हैं, मेरी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं अ, थोड़ा मेरे को बेचैनी है आज बात करने में, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में पहली बार आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ। तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है या त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। मेरा नाम डीना है और मैं ईवररिच एफिलिएट प्रोग्राम के तहत मैं एक सहमालिक हूँ और लीडर प्रबंधक हूँ। साथ ही प्रशिक्षण के स्नातक यानी मास्टर प्रोफी स्नातक रह चुके और समर्थन सेवा की प्रबंधक हूँ। और आज हमारे साथ बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं जिसके लिए हम आपको आज ईवररिच बैक ऑफिस के माध्यम से आपको आज लेके चलेंगे। और ये आपका ईवररिच पर्सनल खाते के साथ पंजीकरण का लिंक के बारे में आज हम बात करेंगे, और सत्यापन के लिए प्रोफाइल डेटा और दस्तावेजों को भरना किस प्रकार से है उसके बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो वॉलेट को कैसे आप खोल सकते हैं, उसे टॉपअप कैसे कर सकते हैं, यूजीपे को टॉपअप कैसे करना है, और साथ ही एलाइट क्लब की सदस्यता कैसे आप लेके पैकेज खरीद सकते हैं, पैकेज को खरीदना और ग्लोबल यूनिट पे में स्थापना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ईवररिच है सो यूजीपे का पार्टनर है, भागीदार, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण करने के लिए ईवररिच बैक ऑफिस में। तो सबसे पहले मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि क्यों आप लिंक दे सकते हैं। तो जो पार्टनर टूल्स है वहाँ से आप एक लिंक दे सकते हैं, या बाईं ओर आपका रेफरल लिंक है वो आप किसी नए भागीदार को दे सकते हैं और उसके माध्यम से वो इस खाते को खोल सकता है। और अगर आप यूजी पे का लिंक दे रहे हैं तो उसके बजाय हमारा ये सुझाव है कि आप ईवररिच का लिंक दें, क्योंकि ईवररिच के अंदर बहुत सारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं जो कि हमारे भागीदारों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि जब भी आप किसी नए भागीदार को अपनी संरचना में आप आमंत्रण देते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए कि वो ठीक प्रकार से ईवररिच खाते के तहत अपने आप को पंजीकृत करा सकें। तो इसलिए आपको उसका हाथ पकड़ के कदम दर कदम चरणों से उसको गुजारना है, ताकि वो सभी प्रकार से अपने पूरे विवरण को पूरा कर सके अपने खाते में। तो आपको प्रोफाइल पे क्लिक करनी है और उसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे जो भी विवरण आपसे पूछा गया है सो आपको भरना है। और इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही आप भागीदार को ये भी सिखा सकते हैं कि कैसे यूजीपे बैक ऑफिस की टैब को खोलना है। तो इस स्लाइड पर हम ये जानेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अलग अलग विकल्प है जिसके माध्यम से हम खाते को टॉप अप कर सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया या प्रसिद्ध रुझान है जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है, और इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को खोल सकते हैं बाइनेंस पे, कॉइनबेस पे या यूनिटेक्स पे। और ये निर्भर करता है कि किस प्रकार के आपके देश का क्षेत्राधिकार है, उसके कानूनों का पालन करते हुए आपको ये करना है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये हमारा यूजी पे का व्यक्तिगत खाता है और उसकी स्लाइड है। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि कैसे आप यूजी पे में टॉप अप कर सकते हैं। तो अपने खाते में प्रवेश करके बाईं ओर आपको बटन मिलेगा पे का, और उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पे 3 विकल्प मिलेंगे, ग्लोबल यूनिट पे या बिटकॉइन या वीजा मास्टर कार्ड। ये जो 3 विकल्प हैं इसके माध्यम से आप खाते को टॉप अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिटकॉइन है ये
आपको जल्दी सबसे ज्यादा तेजी से खाते को आप टॉप अप करने में मदद करता है बाकियों के मुकाबले। तो जो आपकी वार्षिक सदस्यता है एलीट क्लब के लिए, इसके लिए हमारा ये सुझाव है कि जो भी आप पैकेज खरीदते हैं 1000 या उससे अधिक के लिए, ये उसके लिए है। और यहाँ पर तो आपको सिंगल टाइम सब्सक्रिप्शन, एक आध बार में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट के साथ यानी छूट के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अपने भागीदार की मदद करनी है कि वो एलीट क्लब का सदस्य बन सके। तो जब भी कोई प्रचार होता है और आप अगर अकल खरीद करते हैं तो आपको बदले में बोनस मिलता है। लेकिन अगर कोई भी प्रचार नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं है, तो ऐसे में एलीट क्लब जो है वो बेहतरीन बोनस आपको प्रदान करता है। तो कैसे आप एलीट क्लब के सदस्य हो सकते हैं? यूजी पे बैक ऑफिस में आके बाईं ओर आपको एलीट क्लब की टैब मिलेगी, उस पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल डाउन करें। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक से समझें कि जब आप अपने भागीदार को चरण दर चरण निर्देशों के हिसाब से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो व्यक्ति बहुत सारी गलतियां कर सकता है। जैसे वो सदस्यता खरीद सकता है एलीट क्लब की, लेकिन बिना छूट के। और ये भी हो सकता है कि उससे कोई त्रुटि हो जाए, और अगर ये त्रुटि वो कर देता है तो उसको एलीट क्लब के साथ छूट नहीं मिलेगी। देखिए, जब आप एलीट क्लब के अंदर प्रवेश करते हैं आपको क्या करना होगा। तो आपको एलीट क्लब में जाके वर्ल्ड सीआरयू पैकेजेस को देखना है और बाईं ओर आपको एक टैब दिखाई देगी, अकल खरीद या थोक के साथ छूट। छूट के साथ आपको थोक खरीद मिलती है, यानी पैकेज परचेज विद डिस्काउंट। तो इस पे आपको क्लिक करना है ताकि आपको छूट मिल सके सभी पैकेजेस पे जो भी आपको एलीट क्लब के तहत प्राप्त होते हैं। और अब मुझे आशा है कि मैं आपके लिए, अब मेरी गति इतनी तीव्र नहीं होगी कि आपको समझ ना आया हो। तो मुझे आशा है कि आपको ठीक से समझ में आया हो। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड के बारे में बात करने के लिए मार्शल जी आपके साथ बात करेंगे। तो मार्शल, ये मंच अब आपका है, यहाँ से कृपया आप संभालें। मार्शल, क्या आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी हाँ, सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात, शुभ संध्या। और धन्यवाद है डीना आपका कि आपने हमें इतने बेहतरीन रूप से समझाया कि कैसे बैक ऑफिस के साथ काम करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ध्वनि की जांच कराना चाहता हूँ। तो अगर आप बेहतरीन रूप से हमें देख और सुन पा रहे हैं तो कृपया करके चैट में आप जमा का चिन्ह अंकित करें, और अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो घटा का चिन्ह यानी माइनस का साइन अंकित करें। हमें आशा है आप हमें ठीक से सुन पा रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सचेंज के साथ काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन मुझे आशा है कि वो लोग ज़रूर इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। तो आज का हमारा काम ये है कि मैं आपको चरण दर चरण रूप से आगे बढ़ाऊं और आपको ये समझाऊं कि कैसे आप सफलतापूर्वक वेरीफाई कर सकते हैं खुद को ग्लोबल यूनिट पे के तहत, या ग्लोबल यूनिट पे खाते को किस प्रकार से आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए ग्लोबल यूनिट पे में अप्लाई किया है? अगर आप उसमें वेरीफाइड है तो प्लस डालें, और अगर आप वेरीफाइड नहीं है तो चैट में माइनस का चिन्ह डालें। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ग्लोबल यूनिट पे वेरिफिकेशन के माध्यम से जब वो गुजरते हैं। तो आपको यहाँ ये देखना है, आज जो भी हम आपको बताने वाले हैं उसके तहत, कि आप किस प्रकार से खुद को वेरीफाई करा सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मार्शल है और मैं राजदूत परिषद का एक सदस्य हूँ, जैसा कि आपको दीना ने कहा है। और इवोरिट सहबत कार्यक्रम के तहत मैं एक अध्यक्ष हूँ, और साथ ही मास्टर प्रॉफी कोच और बिजनेस कोच हूँ। साथ ही मैं एक उद्यमी हूँ और एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता।
आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ से आप किस प्रकार से ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से गुजर सकते हैं, उसके लिए ये वेबसाइट का लिंक है www.gtinet.ch। और CH इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कंपनी जो है ये स्विट्जरलैंड के हिसाब से है, तो अगर आप यूके में तो आप यूके लगाएं, और आप अपने डोमेन नेम के हिसाब से इस वेबसाइट का जो वेब ब्राउज़र है वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, जैसे ही आपका खाता खुलता है तो यहाँ पे जैसे ओपन अकाउंट है वैसे ही आपको बटन पे क्लिक करना है ओपन अकाउंट। और आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही ओपन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पहला नाम लिखना है, और वो नाम वैसा ही लिखना है जैसा आपके पासपोर्ट में है या आपके आईडी में है, जो कि आप बाद में भविष्य में किसी को दिखाएंगे। तो जैसे आपका पहला नाम है, आपके दस्तावेज पे जिस प्रकार से लिखा है वेरिफिकेशन के लिए जिसका आप उपयोग करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपने नाम और उपनाम को यहाँ डालिएगा। क्योंकि कई बार क्या लोग करते हैं कि अपने उपनाम को पहले लिख देते हैं और नाम की जगह पे उपनाम और उपनाम की जगह पे नाम लिख देते हैं, यानी फर्स्ट नेम की जगह सेकंड और सेकंड की जगह फर्स्ट नेम लिख देते हैं, और इस तरह से ये त्रुटि हो जाती है। तो जिस प्रकार से दस्तावेज में दिया गया है बिल्कुल उसी रूप से आप लिखें। इसके बाद ईमेल आपको डालना है, और ईमेल आपको वही डालना है जो आपने जिसके तहत आपने ईवो रिच में पंजीकरण करा था। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से जो GUP की प्रणाली है ग्लोबल यूनिट पे, वो सिंक्रोनाइज करेगी स्वयं को, या लिंक करेगी जिसे आप सिंकिंग कहते हैं आपके बैक ऑफिस के साथ, ईवो रिच बैक ऑफिस के साथ। तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और अगर आप दूसरा ईमेल उपयोग करते हैं तो ग्लोबल यूनिट पे के लिए बहुत ही कठिनाई हो जाएगी कि वो अपने आप को आपके बैक ऑफिस के साथ सिंक्रोनाइज कर सके। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप वही ईमेल का उपयोग करें जो आपने बैक ऑफिस में किया। और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड कुछ भी अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने इवोरिच में भरा है वही पासवर्ड आप यहाँ डालें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, चाहे अपर केस लेटर्स में लिखें, और कुछ जगहों में आपको लोअर केस लिखना है, और आपको मुश्किल या जटिल पासवर्ड बनाना है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक बात कि 18 साल से नीचे की आयु के बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको इस डब्बे पे क्लिक करना है और टिक करना है, और आई एम नॉट अ रोबोट बटन पे भी क्लिक करना है। और याद रखें कि 18 साल की आयु से कम के लोग बिल्कुल भी ग्लोबल यूनिट पे के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो समर्थन सेवा पे बार बार आके बात करते हैं, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो समर्थन सेवा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी अनुमति आपको ग्लोबल यूनिट पे नहीं देता है। फिर आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको बस ये यहाँ पे सुनिश्चित करना है कि आप बॉट नहीं हैं, और इसीलिए यहाँ ये बटन को क्लिक कराया जाता है। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि फॉर्म कई बारी अपने आप फिल हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि आप एक वास्तविक मानव हैं जो कि इस फॉर्म को भर रहे हैं और बॉट नहीं है। इसलिए इस डब्बे पे हम क्लिक कराते हैं। और इसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट यानी खाते का निर्माण करिए, उस पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए। अभी तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आया। अगर आपको अभी तक समझ आया है तो कृपया करके चैट में जमा का चिन्ह अंकित डालें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ठीक से नहीं बोल रहे हैं मार्शल, या आपकी गति तीव्र है, तो आप वो भी फीडबैक हमें दे सकते हैं। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसके बाद अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जब आप क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक करते हैं आपको ये पृष्ठ देखने को मिलेगा। और ये जो पृष्ठ है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे कि लिखा है कि आपका खाता सक्रिय नहीं है, तो कृपया करके अपने खाते को वेरीफाई करें। तो अगर आप यहाँ नहीं आते हैं तो
तो आपको यहाँ पे ये जो बटन है गो टू माय प्रोफाइल, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपको यहाँ ले आएगा। और आपको यहाँ क्या करना है कि आपको अपने खाते को वेरीफाई कराना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं अपने खाते को तो आप ग्लोबल यूनिट पे में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको गो टू माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पे लेकर जाया जाएगा, जो कि ये है। और आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये क्रम अनुसार संख्याएं लिखी हैं, संख्या 1, 2 और 3। तो आपको ये तीनों करना है। तो यहाँ पर ये जो पहला कदम है, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया है। जो सबसे पहले कदम आपको उठाना है वो पहले नंबर पे डाला गया है और दूसरे नंबर पे जो करना है वो दूसरे नंबर पे करना है। तो ये क्रम अनुसार हमने यहाँ पे लिखा है। तो लोग कहते हैं कि हम तो वेरीफाई हो रखे हैं, लेकिन लोग जो है उनका देखने को ये मिला है कि केवल मात्र उन्होंने ईमेल वेरीफाई करा और उन्हें लगता है कि वो वेरीफाई हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कदम दर कदम तीनों वेरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से गुजरना है। तो यहाँ पे जो नीला हाइलाइटेड बटन है जिसके ऊपर वेरीफाई योर ईमेल लिखा है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ईमेल भेजा जाएगा। तो कृपया करके अगली स्लाइड पे हमें ले चलिए। आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। जब आप वेरीफाई योर ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। ये सूचना है कि आपके ईमेल पर हमने एक लिंक भेज दिया है, तो कृपया करके वहां जाके चेक करें और कृपया करके सभी ईमेल के फोल्डर को देखिएगा, यहाँ तक कि स्पैम को भी। तो जो आपका मुख्य इनबॉक्स है वहां पर ईमेल अगर नहीं आपको मिलता है तो इसका ये मतलब है कि शायद आपका जो ईमेल है वो गलती से स्पैम फोल्डर में चला गया है। तो इसलिए आपको सुनिश्चित करना है कि आप ईमेल के सभी फोल्डर्स को ध्यान पूर्वक से देख रहे हैं और डबल चेक करिए, बार बार दोहरी जांच करें कि कहीं ईमेल आपके किसी और बटन में तो नहीं चला गया है, किसी और फोल्डर में तो नहीं चला गया है। और अगर आपको किसी भी फोल्डर में ईमेल नहीं मिलता है तो रीसेंट बटन पे आप क्लिक करिएगा और आपको ईमेल दोबारा भेज दिया जाएगा। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ईमेल किस प्रकार से दिखेगा। देखिए, जब आप वेरीफाई योर ईमेल बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जब आप अपने ईमेल पर आते हैं तो ईमेल को जब आप खोलते हैं तो आपको ग्लोबल यूनिट पे से इस प्रकार का ईमेल दिखता है अपने खाते में। और आपको सुनिश्चित करना है कि आप यहाँ पे कोई भी रिप्लाई ना दें। और जब आप ये देख लेते हैं, आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि अगर आप ग्लोबल यूनिट पे से सफलता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कृपया करके ये जो लिंक है इस पे आप क्लिक करें। तो आपको ये जो लिंक नीले रंग का दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, ताकि ये जो ईमेल है वहां पे हरा टिक आ जाएगा, जो कि ये दर्शाएगा कि ठीक है कि आपका ईमेल जो है सो वेरीफाई हो चुका है। तो आप अगले कदम को देखते हैं। आइए यहाँ पे, जैसे ही आप उस ईमेल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इस पृष्ठ पे वापस ले आएगा और फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपका जो ईमेल है उसका पुष्टिकरण हो चुका है और आपके ईमेल वेरिफिकेशन के आगे टिक लगाएगा, जो कि दर्शाएगा आपकी स्थिति को कि आपका ईमेल वेरीफाइड है। तो आपका कई बार यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें चिंता नहीं करनी है क्योंकि इसमें कई बार थोड़ा समय लग जाता है। तो आइए अगले कदम को देखते हैं कि यहाँ पर जो नीला बटन है जिसके तहत आप कदम नंबर 2 पे आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे जो आपका फोन नंबर है उसके पुष्टिकरण के बारे में बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक आपको कंप्लीट बटन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जब तक आप कदम नंबर दूसरे को पूरा नहीं कर लेते। तो जैसे आपने ईमेल को वेरीफाई कराया है, ठीक उसी प्रकार से आपको फोन वेरिफिकेशन को भी वेरीफाई कराना है और ये जो नीला बटन है वेरीफाई योर फोन, इस पे आपको क्लिक करना है। सुनिश्चित करें कि जब भी आप अपना फोन नंबर
दे रहे हैं तो आपको अपना अंतर्राष्ट्रीय कोड देना है। जैसे यूके के लिए +4 है, रूस के लिए +7 है, स्विट्जरलैंड के लिए +41 है और भारत के लिए +91 है। तो आप अपना जो भी फ़ोन नंबर है उसके लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय कोड है, जैसे भारत के लिए +91 है, सो आपको अपने फ़ोन नंबर के आगे ज़रूर लगाना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई योर फ़ोन बटन पे क्लिक करते हैं, आपको भेजा जाएगा अगले कदम पर, या एक टेक्स्ट आपको मिलेगा, एक संदेश आपको मिलेगा अपने फ़ोन पे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, आपको इस प्रकार का एक कोड मिलेगा एसएमएस के माध्यम से, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जो फ़ोन नंबर आपने डाला है, हमें बस वो वेरीफ़ाई करना है कि वो कहीं झूठा फ़ोन नंबर तो नहीं डाला आपने। तो इसके लिए हम आपको एक कोड भेजते हैं और उसके माध्यम से आपको एक ईमेल भी मिलता है, और ईमेल के अंदर इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा, जो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो फ़ोन नंबर है इसे ऐड किया जा रहा है, यानी जोड़ा जा रहा है ग्लोबल यूनिट पे। तो इसके बाद कृपया आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। आपने अपने फ़ोन को वेरीफाई किया है, आपने अपने ईमेल को वेरीफाई किया है, और अभी भी वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे आपका आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ इस कदम पे आके फंस जाते हैं। तो जिस प्रकार से आपने ये जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर आते हैं, और इसके बगल में ये जो सबमिट इंफॉर्मेशन है, ये बटन है, जिसके माध्यम से आप अपनी जो भी पहचान है उसके दस्तावेजों को सबमिट करते हैं। तो इस बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ भेजा जाएगा, और ये जानकारी आपको दर्शाई जाएगी। और जो पिक्चर हमने अभी आपको यहाँ पे दिखाई है, इसके अलावा यहाँ आप स्क्रिप्ट एक देख पा रहे हैं, और यहाँ ये लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, ये आपका वेलकम पेज है, और यहाँ पे आपके जो पहचान है उसको, उसकी जानकारी आपको देनी है, ताकि आपकी पहचान की वेरिफिकेशन हो सके। और हर कदम के लिए ये जो बटन है, इसका आपको पालन करना है। जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है कि आपका वेबकैम काम करना चाहिए, और जो आपका वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट है, यानी दस्तावेज है, सो आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद आपको ये नीला बटन दिख रहा है स्टार्ट वेरिफिकेशन के नाम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके खाते को, अपना जो दस्तावेज है उसको फ़ोटोशॉप करते हैं, ताकि जो फ़ोटोशॉपिंग करके जो भी लिखा गया है वो स्पष्ट हो जाए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा होशियार है। तो जो एआई होते हैं, यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होती है, वो कई बारी जब आप फ़ोटोशॉप करते हैं तो वो उसके अंतर का जो भेद है वो समझ जाते हैं। तो इसलिए आप बस बढ़िया स्पष्ट पिक्चर जो है, क्लियर पिक्चर, आप बस उसको खींचे और उसको फ़ोटोशॉप करने की कोशिश ना करें। और जो आपका ऐसा कोई दस्तावेज़ है जो कि झूठा है या बनावटी है, सो आप बिल्कुल भी ना अपलोड करने की कोशिश करें। बस जो आपका सही दस्तावेज़ है, उसकी एक स्पष्ट और सटीक फ़ोटो खींच के उसे अपलोड करें। तो इसके बाद जब आप अगले कदम पर आएँगे, तो वहाँ पे आईडी, और आईडी के लिए माँगा जाएगा, तो मेरा आपको सुझाव है कि आप पासपोर्ट का उपयोग करें। कुछ जो देश हैं, मेरे ख़्याल से तो सभी को पासपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, और अगर आपका पासपोर्ट अगर अभी तक नहीं बना है, तो आपको उसके लिए अनुरोध करना चाहिए कि आपका पासपोर्ट बना दिया जाए, क्योंकि कुछ जो देश है जिसमें आईडी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा आईडी का उपयोग किया और अगर वो रिजेक्ट हो गया है, तो कृपया करके आप कोशिश करें कि आपको आपका पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि ये आपके अपने स्वयं में एक प्रकार का निवेश है, और जिसके माध्यम से आप पासपोर्ट का निर्माण कर लेते हैं, और इसके बाद उस दस्तावेज का उपयोग करके आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो ये आपके स्वयं में ही एक प्रकार का निवेश है। आप इसको इसी प्रकार से मान के अपने पासपोर्ट के लिए अनुरोध करें और उस दस्तावेज को ज़रूर बनाएं। तो
इसके लिए यहाँ पे ये जो निर्देश है हम दोहरा देते हैं कि आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका जो वेबकैम है सो काम कर रहा हो। अगर आप फ़ोन पे है तो भी उसका वेबकैम तैयार हो, बिल्कुल बढ़िया काम करता हो, कंप्यूटर पे है तो भी वेबकैम काम करता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप तैयार हो जाते हैं और आपका वैलिड दस्तावेज़ आपके हाथ में होता है, मान्य दस्तावेज़ आपके हाथ में है, तो आपको ये नीला बटन स्टार्ट वेरिफिकेशन इस पे क्लिक करना है। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और उस बटन पे क्लिक करके आपको इस प्रकार का एक पृष्ठ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चुन सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट। मैं जानता हूँ कि कुछ जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको हमने रिजेक्ट किया है, विफलता को वो प्राप्त हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखें कि जो ग्लोबल यूनिट पे वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते कि कितना विविधीकरण हमारे हमारे समुदाय में है। हर प्रकार के लोग अलग-अलग देशों से हमारे समुदाय का हिस्सा है। कुछ जो पासपोर्ट है, कुछ जो आइडेंटिटी कार्ड है यूरोप के नहीं एक्सेप्ट किए जाते, उन्हें स्वीकृति नहीं मिलती है। और हमारी जो ये कंपनी है, जो ये ग्लोबल यूनिट पे है, उन्होंने ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया एक थर्ड पार्टी को दे रखी है, उनके हाथों में सौंपा हुआ है। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सॉलिड दस्तावेज को ही स्वीकार करते हैं। और इसीलिए ये कोई और प्रोवाइडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वो आपको थोड़ा सा समय देंगे जहाँ पे अलग-अलग प्रकार के प्रोवाइडर होते हैं और आप कोई और रास्ते से स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे कस्टमर सपोर्ट के लोग हैं, आपको उन्हें नहीं इस काम के लिए बोलना चाहिए कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे वेरीफाई हो पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है ये थर्ड पार्टी द्वारा हो रहा है, किसी और के माध्यम से हो रहा है। और इसीलिए जो हमारी समर्थन सेवा है सो वो नहीं जानते कि किस कारण से ग्लोबल यूनिट पे वालों ने आपको विफलता का स्टेटस दिया है। तो वो लोग वहाँ के जो आधिकारिक लोग हैं वो बस इतना स्पष्टीकरण चाहते हैं, इतना पुष्टिकरण चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति दस्तावेज लगा रहा है वो सटीक और मान्य दस्तावेज लगा रहा है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जल्दी ना करें, बड़े आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करें। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ज़रूर आप पासपोर्ट का उपयोग करें और दूसरा शांतिपूर्वक कार्य को करें। अगर आप किसी ऐसे देश में है जहाँ पे जो बैंक सिस्टम है वो वहाँ का जो आईडी कार्ड है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। कुछ देशों के अंदर उसमें स्वीकृति आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ पश्चिम देश हैं जहाँ पे वो लोग आईडी को विफल कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस को सबमिट कर रहे हैं। और ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत सारे देशों में एक पहचान पत्र माना जाता है, लेकिन बाकी देशों में उसका कोई मूल्य नहीं है और वहाँ पे उसको स्वीकृति नहीं मिलता है। तो ये देश-देश की बात है, कुछ देशों में मान्यता होती है और कुछ देशों में नहीं होता है। तो पासपोर्ट सबसे बढ़िया दस्तावेज़ है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बगल पे एक स्टार है। स्टार का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे इसको ज़रूर भरना है, डॉक्यूमेंट नंबर को। आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, इस जगह को रिक्त नहीं छोड़ सकते हैं। तो हर जो दस्तावेज़ नंबर है उसका अपना एक नंबर होता है। आप उस वो नंबर को यहाँ पे भरने के बाद आई कन्फर्म माय आइडेंटिटी बटन पे क्लिक करना है आपको कि मैं अपनी पहचान का पुष्टिकरण करता हूँ। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आप आ जाते हैं इस स्लाइड पर। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़ें। यहाँ पे 2 आपके लिए कदम लिखे गए हैं, पहला और दूसरा। ये क्या कह रहा है आपसे? ये आपसे ये कह रहा है कि आप स्वयं को रिकॉर्ड करें, यानी कि आप एक जीवंत मानव है और उस रूप में स्वयं को रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे जो पहला कदम है सो ये है कि आप कैमरे के सामने आए और उसके बाद दाएं देखें और फिर बाएं देखें। तो इस तरह से आप देखें सामने, जैसे मार्शल दिखा रहे हैं, फिर दाएं इस तरह से,
और फिर बाएं, इस तरह से जैसे मार्शल ने अभी आपको दिखाया। तो ये जो 3 प्रकार से आपको गर्दन को घुमाना है, ये मात्र 10 सेकंड के भीतर हो जाना चाहिए। पहले सामने, फिर दाएं और फिर बाएं, मात्र 10 सेकंड के अंदर। इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो ये बढ़िया है। अगर आपने ये नहीं किया 10 सेकंड के अंदर, तो आपको दोबारा खुद को रिकॉर्ड करना है। देखिए, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं, उनका जो कैमरा है वो बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है, या पीछे अंधेरा होता है, या आपके पीछे कुछ और बैकग्राउंड में यानी पृष्ठभूमि में बहुत सारे और आपके यहाँ ऐसी चित्र होते हैं जो कि आपकी छवि को कहीं न कहीं दबा रहा हो। तो इसलिए आपको उजाले में बैठ के बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल सामने रह के करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब सामने से दिखा रहे हैं, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके पीछे से कोई और गुजर गया और वो भी कैमरे में आ गया। ऐसा नहीं करना है आपको। तो जब आप इसको सही से कर लेते हैं, तो आपको स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग पर आपको क्लिक करना है। जब आपको समझ आ जाता है सब कुछ, तो आप रिकॉर्डिंग को शुरू कर सकते हैं। और फिर आपको ये जो व्यक्ति हैं, पहले ही आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है उदाहरण के रूप में। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, पहले ये करें, फिर ये करें, दाएं देखें, फिर बाएं देखें, इस तरह से। और बस इसी इसी तरीके से आपको करना है। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? आइए अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर अब उन्होंने आपके चेहरे को देख लिया है, पहचान लिया है और ये फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने आपको समझ लिया है, पहचान लिया है। अब आपको जो है, आपको जो दस्तावेज है, जो पासपोर्ट है, उनका आप या तो पिक्चर लीजिए या उसके उसके स्कैन को अपलोड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है। तो इसीलिए ये ज्यादा बेहतर है कि आप किसी भी डिवाइस से इसकी पिक्चर ले लीजिए। और अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको फोन से ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो आप उसका कंप्यूटर के कैमरे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब भी आप इस चीज को देखें तो मैं यही कहूंगा कि आप जब दस्तावेज को ऊपर लेकर आते हैं, पासपोर्ट को लेकर आते हैं, तो कैमरा के सामने रखिए, इधर उधर मत रखिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहूंगा कि आपके पास एक विकल्प और भी है, वो है अपलोड कर सकते हैं आप दस्तावेज को। तो आप वो फोटोग्राफ जो है, वो दस्तावेज जो है, उसका फोटो जो है आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो आधिकारिक दस्तावेज है, इस मामले में पासपोर्ट, तो उसकी भी आप फोटो लेकर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये करने के बाद आप नेक्स्ट दबाइए और आप अगली स्लाइड के ऊपर लेके आपको लेकर जाएंगे। और ये जो स्लाइड है, यहाँ पर अब आप इस बिंदु पर आ चुके हैं जब आपको सबसे पहले आपको अपनी प्रतिपुष्टि देनी होगी, आपकी व्यक्तिगत जानकारी की प्रतिपुष्टि होगी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने आपका जो दस्तावेज है, आपने फिर अपना चेहरा इधर उधर दिखाया, उसकी फेस, उसके बाद आपने जो दस्तावेज है वो अपलोड कर दिया। अब इस कदम के अंदर आपको क्या करना है, इस कदम के अंदर आपको वो जो जानकारी, जो जो भी दस्तावेज आपने जमा करवाए हैं पिछले कदमों में, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपसे पूछी जाएगी कि आप श्री हैं या श्रीमान हैं या श्रीमती हैं, मिस्टर या मिसेज हैं। और उसके बाद आपकी जन्म की तारीख क्या है, और वो बिल्कुल वैसे ही लिखिए जैसे आपके दस्तावेजों में लिखा हुआ है। नाम, आपका पहला नाम और उपनाम बिल्कुल वैसे ही जैसे दस्तावेजों में है। और आपकी राष्ट्रीयता जो कि आपके दस्तावेज के अंदर है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दो राष्ट्रीयताएं होती हैं, और वो जब यहाँ पर चुनाव करते हैं राष्ट्रीयता का, तो वो एक देश की राष्ट्रीयता को डालते हैं, लेकिन दस्तावेज दूसरे देश के दस्तावेजों को अपलोड करते हैं। तो ये असमंजसता बनाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे भी आपके दस्तावेज हैं उसी के हिसाब से आपको ये जानकारी यहाँ पर भरनी है। फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको फिर से जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी है उसी का आगे चलते हुए यहाँ पर आपके व्यक्तिगत पता पूछा जा रहा है।
कि आपका क्या पता है, आप कहाँ रहते हैं, और जैसे कि आपके जैसे कि अगर आपके पास कोई रेजिडेंट परमिट है, कोई दस्तावेज है, या जो भी दस्तावेज आपने अपलोड किया है, और जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके 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 दस्तावेज के ऊपर, जो भी आप तथ्य देने जा रहे हैं, यानी कि किसी जो भी आप पते का प्रमाण देने जा रहे हैं, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हैं, तो भी आपको उसी हिसाब से, अपना दस्तावेज के हिसाब से आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। तो जैसा दस्तावेज में लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे। तो सबसे पहले पता, उसके बाद आपसे शहर पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से देश में रहते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए जहां पर जो लोग जहां पर ये हो सकता है कि जैसे अगर आप भारत में पैदा हुए हों लेकिन आप रहते इटली में हैं, और कुछ लोग यूएसए में पैदा हुए लेकिन रहते यूरोप में हैं, तो यहाँ पर आपको उस देश के बारे में लिखना है जहां पर आप अभी स्थित हैं, जहां पर आप रह रहे हैं। तो जब आपने ये सब चीजें भर दी हों, तो अब आप नेक्स्ट दबाते हैं, और हम अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपको आपको अगर याद हो, तो जब हम लोगों ने जब आपसे जो जो पते की प्रतिपुष्टि है, या जो पते का प्रमाण है, जब तक आप ये सारी जानकारी नहीं डालेंगे, तब तक ये सबमिट फाइल्स का बटन आपके पास नहीं आएगा। और जब आप ये डाल देंगे, तो अब इस स्लाइड के ऊपर, इस चरण के ऊपर, अब आपके पास विकल्प होगा कि आप सबमिट फाइल्स कर सकते हैं। और यदि आपके दस्तावेज में और आपने जो जानकारी टाइप की है वो सब एक है, तो आप सबमिट फाइल्स कर सकते हैं। और जब आप सबमिट फाइल्स दबाएंगे, तो आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी, और इसके अंदर कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है वो आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो प्रमाण पते के लिए चाहिए, उसके उसके दस्तावेज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सेवाओं का बिल डाल सकते हैं, यूटिलिटी बिल, यानी कि बिजली का, फोन का, आपके आपके सिलेंडर का, या आपके गैस का, या पानी का। और अगर वो नहीं है, तो आप पोस्ट ऑफिस का या बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। या फिर आप सरकार द्वारा, माफ कीजिएगा, जारी किया गया कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें आपका पता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कहूंगा कि जो आपने जानकारी वहां पर डाली है पिछले चरणों में, वो जानकारी मेल खानी चाहिए आपके दस्तावेज की जानकारी के साथ। और उसके बाद आप या तो पीडीएफ या जेपीजी के प्रारूप में, यानी कि फॉर्मेट में, आप ये चीजें अपलोड कर सकते हैं। और ये 10 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यदि आप अगर बैंक स्टेटमेंट डालते हैं, और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 पेजों की है, तो आप ये सारे के सारे 10 पृष्ठ एक फाइल बनाकर उसको अपलोड कीजिए। ये मत कीजिए कि 10 की जगह आपने सिर्फ आप सबसे पहला पृष्ठ डाला, और आप उसके बाद आपने बाकी की स्टेटमेंट नहीं डाली। तो ये चीज जरूरी है कि अगर ये 10 पेज है, तो ये 10 पेज आप डालेंगे। तो आप अगर आपके पास कोई जेपीजी या पीडीएफ, अगर आपका 10 मेगाबाइट से ऊपर का साइज बन रहा है, उसका आकार थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, तो आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि पीडीएफ रीसाइज या जेपीजी रीसाइज के करके अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको ऑनलाइन ऐसे उपकरण मिल जाएंगे जिसमें आप आकार को कम कर सकते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी दस्तावेज आप जमा करा रहे हैं, वो 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और यदि अगर आप कोई दस्तावेज जमा करा रहे हैं, और आप ऐसा कोई दस्तावेज जमा करा रहे हैं जैसे कि आपका परमिट है, या और उसके ऊपर कोई भी वैधता की तारीख नहीं लिखी हुई है, तो जो लोग केवाईसी आपका कर रहे हैं, आप वो अतिरिक्त टिप्पणी, यानी कि ऐड कमेंट्स में वो जानकारी डाल सकते हैं, ताकि जो आपकी जानकारी को पुख्ता कर रहे हैं, उनको ये आसान हो जाए कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद आप सबमिट जानकारी, यानी सबमिट डिटेल्स के बटन पर दबाइए,
और जैसे ही आप दबाएंगे तो ये दिखाएगा कि ये प्रसंस्करण कर रहा है, यानी प्रोसेसिंग कर रहा है। और ये इसलिए क्योंकि ये मशीनी रूप से नहीं होगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके इन सभी सभी दस्तावेजों का पुष्टिकरण करेगा, और जब तक ये पुष्टिकरण नहीं हो जाता आपको ये प्रोसेसिंग स्थिति में ही दिखाई देगा। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और ये स्लाइड थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि प्रसंस्करण अभी चल रहा है और प्रोसेसिंग चल रही है। अब अगला कदम आपका क्या होगा कि आपने जो व्यक्तिगत एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा है उसको आपने देखना है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर जो है ये बैंकों के लिए जरूरी है या ये वित्तीय संस्थानों के लिए जरूरी है, ये एक तरह से केवाईसी है। और ये जरूरी है उनके लिए कि आप अपने देश में जो है वो करदाता हैं। और ये सारी की सारी चीजें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के भी कानून होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप निराश ना होइएगा यदि अगर आप की जो आपकी जो पुष्टिकरण अगर नहीं होता है तो हताश मत होइएगा। तो आपके पास यहाँ तक पहुंच होगी और आपको यहाँ पर ये जानकारी भी आपको देनी होगी, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आप कौन से देश में निवास कर रहे हैं, और ये आप यहाँ पर कर उद्देश्य के लिए ये देखा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आप हो सकता है कि आप उदाहरण के तौर पर आप पोर्चुगल में रह रहे हैं, लेकिन आप जो कर है वो यूके का दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दुबई में रह रहे हैं लेकिन आप यूके में कर दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप रूस में रह रहे हैं लेकिन आप किसी भी देश में या आप रूस की जगह किसी और देश में आप कर दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पहले परिदृश्य है कि अगर आप दुबई में रह रहे हैं और यूके के कर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप यूके डालेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे ये वो देश होगा जहां पर आप कर उद्देश्यों के लिए आप यहाँ पर उस देश का नाम डालेंगे। यहाँ पर आप ये नहीं डालेंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि आप जो है यूएई के या दुबई के लिए कर नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप तो यूके के लिए कर दे रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि आपके पास जो आपके जो जो निवेश है या जो पैसे हैं उसका स्रोत क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको करदाता का पहचान संख्या यहाँ पर डालनी पड़ेगी। हर एक देश में ये पहचान संख्या सभी करदाताओं को दी जाती है और आपको यहाँ पर वही डालनी है। कुछ देशों के अंदर NIF करके दस्तावेज होता है और हर एक देश के अंदर जो है ये करदाता पहचान संख्या होती है। जैसे हमारे देश के अंदर पैन नंबर है। और अगर आप हाँ, अगर आप किसी और देश में रह रहे हैं लेकिन आप यूएस के निवासी हैं और कहीं आप और रह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे देश हैं कि अगर आप चाहे यूएस में रह रहे हो या आप यूएस में नहीं रह रहे हो, लेकिन आपको यूएस के कर जरूर देने हैं, अमेरिका के कर जरूर देने हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर आपको TIN यानी कि कर पहचान संख्या या फिर हमारे देश में जिसे हम पैन कहते हैं वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी होगी। हो सकता है कि अगर आप यूएस के निवासी हैं और आप जो हैं आप स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको जो है पहचान संख्या जो है दोनों की डालनी पड़ेगी। एक तो आपको क्योंकि चूंकि आप दोहरा कर दे रहे हैं इसीलिए यूएस का भी नंबर जाएगा और साथ ही साथ आपके पास जो है
वो स्विट्जरलैंड का कर नंबर भी जाएगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, अगले कदम के ऊपर, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपकी जो आय या धन है उसका स्रोत क्या है, उस पूंजी का स्रोत क्या है। ये जो पैसा आप ये इस प्रणाली के अंदर लेकर आ रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो टॉपअप है या वो शायद आप डब्ल्यू क्रू खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी कारण से आप यहाँ पर जो निधि है, आप विनिमय है, निधि को आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो उसका स्रोत क्या है। और ये जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके कानून के हिसाब से आपको ये दिखाना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। तो ये हर देश में हर वित्तीय संस्थान आपसे ये मांगेगा, जो भी प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो आप जो है, तो आप कहीं पे भी किसी भी देश में जाएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप जो है, हम लोग यहाँ पर आपको जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं, और ये हम लोग यहाँ पर आपको कहेंगे कि आप इसको ऐसे करिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर, आप जो है आपको दो जगहों पे आपको टिक लगाना होगा। पहला कि आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं, और दूसरा आपको स्वयं नियोजित कराना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, देखिए, अब यहाँ पे यदि आप वेतन भोगी कर्मचारी चुनते हैं तो आपको दाईं तरफ आपको यहाँ पर कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉयड आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये रेखाएं दो जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये संबंध दिखा रही हैं। तो यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वनियोजित के ऊपर अगर आप टिक करते हैं, तो आपको आपकी जानकारी में भी स्वनियोजित ही डालना होगा। अब यहाँ पर अगली स्लाइड पर आपको ये पूछा जा रहा है कि आप ये अकाउंट क्यों खोलना चाहते हैं। आप जब भी अपने देश में अकाउंट खोलते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये उद्देश्य क्या है कि आप ये अकाउंट खोल रहे हैं, ये खाता खोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपसे ये सिफारिश करेंगे कि आप जो है कि यदि आप चाहते हैं कि आप साफ तरीके से इस प्रक्रिया से गुजर जाएं, तो आप जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं पारिवारिक खर्चे यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, या व्यक्तिगत खर्च यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस। तो अगर उसके बाद आपसे अगर वो पूछते हैं, आप नीचे की तरफ देखेंगे कि आप बताएं कि आप ये क्यों अकाउंट खोलना, खाता खोलना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ वही की वही चीजें जो हैं आप नीचे लिख देंगे कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी पारिवारिक और व्यक्तिगत खर्चे। और अब आपसे दाहिनी तरफ ये जानकारी पूछी जा रही है कि क्या आपके पास खाता किसी और अकाउंट में है, किसी और बैंक में है। तो अब जैसे कि अगर आप दुबई में रहते हैं लेकिन आप जो कर है वो यूके का देते हैं, तो आपके पास शायद बैंक दोनों जगह होंगे, दुबई में भी होगा और आपके पास यूके में भी होगा। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि काफी जरूरी हो जाती है कि आप यहाँ पर वो अकाउंट डालिए जहां से आप पैसे जो हैं वो आप हस्तांतरण कर सकें। और यदि आपने यहाँ पर एक अकाउंट डाला आपने यूके का, तो आप जो है और दुबई से आप पैसे हस्तांतरण कराना चाहते हैं तो शायद आपको दिक्कत आए। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प है कि आप दो अकाउंट को डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है आप डाल दीजिएगा जहां से आप हस्तांतरण करेंगे, और यहाँ पर आप देश का भी डाल दीजिए। अब जैसे मैंने आपको परिदृश्य दिखाया कि अगर आप दुबई में रहते हैं लेकिन आप यूके के हैं, तो आप दोनों, पहले में आप दुबई का अकाउंट डाल दीजिए और दूसरे में आप यूके का अकाउंट डाल दीजिए। और यदि ये परिदृश्य आपके साथ नहीं होता, आप अगर भारत में रहते हैं, तो आप यहाँ पर एक या दो अकाउंट डाल सकते हैं जहां से आप अपना पैसा जो है वो हस्तांतरण करेंगे। तो बहुत सारे लोग असमंजसता में पड़ जाते हैं कि अगर हम लोग दो अकाउंट डालें या एक ही डालें। तो अगर आपके पास दो अकाउंट है और आप दोनों अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले हैं हस्तांतरण के लिए, तो आप दोनों दोनों अकाउंट्स की जानकारी आप डाल सकते हैं।
अब आपके अकाउंट में ये लोग देखने वाले नहीं हैं कि कौन से अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, जी नहीं। ये सिर्फ यहाँ पर जानकारी के लिए रखा गया है कि कल को यदि आप पैसा जब हस्तांतरण करेंगे, चाहे आप हस्तांतरण करेंगे तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यदि आप इस परिदृश्य को समझ गए हैं तो आप प्लस जरूर दबाकर इसकी प्रतिपुष्टि कीजिए, क्योंकि ये काफी जरूरी जानकारी है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि हिंदी कक्ष में आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अगर आपको आ रहा है तो आप प्लस दबाकर पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। अब इस स्लाइड के ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके कहाँ से आप जो है वो पैसा आने वाला है, और यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से देश या कौन से क्षेत्रों में से आपके जो पैसे हैं वो आएंगे या जाएंगे। और यदि आप जो हैं पैसे स्विट्जरलैंड को भेज रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आप कौन से देश में पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि हर एक देश के अलग अलग कानून हैं। और अगर आप यूरोपियन यूनियन में पैसे भेज रहे हैं तो उनके अच्छे रिश्ते हैं, नाते हैं स्विट्जरलैंड के साथ। और स्विट्जरलैंड जो है वो ईयू का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो एक यूरोपियन आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अगर कोई इंसान जो दुबई में रह रहा है और वो यूके के प्रवासी हैं, तो आप यहाँ पर यूरोपियन यूनियन पे आप जो है टिक लगा सकते हैं। लेकिन आप ईयू में तो नहीं रह रहे, लेकिन आप जो है वो ईडीसी के अंदर रह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कई बार आपको अथवा भी टिक करना पड़ सकता है। और तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके कहाँ से पैसा आएगा, वो यहाँ पर वो देश होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आपके पास बैंक अकाउंट है। और ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था दुबई और यूके के बारे में, तो आप यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है आप यहाँ पर टिक करेंगे। और अदर्स के अंदर जो है वो आप जो है कि वो अगर आप पैसा दुबई से भेज रहे हैं तो वो चीज आएगी। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो आपका जो कुल निधि होगी वो कितनी होगी जो आप हस्तांतरण करेंगे इन अकाउंट्स के अंदर और इनके अंतर्गत। तो इसीलिए हमारी यहाँ पर आपसे अनुशंसा यही रहेगी कि आप या तो यहाँ पर 1,001 से 5,000 यूरो का अमाउंट टिक करें, या फिर 5,000 से 10,000 यूरो प्रति माह के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपको अनुशंसा है। लेकिन यदि आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ और टिक करते हैं तो आपसे काफी प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको आप प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 1,000 से 5,000 यूरो या 5,000 से 10,000 यूरो के बीच में ही रहेंगे। अब दाहिनी तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पहला जो जो हिस्सा है कि पैसा आएगा कहाँ से, यानी कि आप कहाँ से पैसा जो है वो आप जमा कराएंगे। और यानी कि जब आप टॉप अप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से तो टॉप अप करेंगे। यानी कि जो पैसा ग्लोबल यूनिट पे में कहाँ से आएगा तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे कौन से देश के ऊपर। अब यहाँ पर आपके ग्लोबल यूनिट पे में पैसा तो है, लेकिन अब आप इसको हस्तांतरण कहाँ करेंगे, किस देश में करेंगे यदि आपको इसको विड्रॉ करना है। तो यदि आपको इसको निकासी करनी है तो आप कहाँ पे इसको निकासी करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको बताना होगा कि किस देश में पैसा जाएगा। तो यदि आप किस देश में, तो यहाँ पर अब अगर मैं दुबई और यूके का मैं जो उदाहरण ले रहा था, तो आप जो हैं वो अगर आप कहीं पे भी आप पैसा जो भेज सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आप कौन से अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजेंगे जहां पे आपकी कर देनदारी जो है वो कम होगी। तो आयकर की देनदारी जो है वो कम होगी।
तो आपको यहाँ पर वही चीज डालनी है, आप कौन से देश में अपना पैसा लेना चाहेंगे, निकासी करना चाहेंगे। अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो पहला डिपॉजिट होगा, यानी कि आपका जो पहला आप जो जमा जो राशि जमा कराएंगे, क्या वो 15,000 यूरो से ऊपर होगा? और अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, तो आपको उत्तर देना होगा कि आपके आय का स्रोत क्या है। और यदि आप यहाँ पर नहीं लिख देते हैं तो आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों से अनुश यही कहेंगे कि आप इसको यहाँ पर नो पर टिक मारिए, क्योंकि क्योंकि अगर आप टिक करते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आय का स्रोत देना पड़ेगा। और ये आपसे यहीं पर जो है प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाएगा, तो आपको ये चीजें देनी होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हाँ, तो हरीश बिल्कुल ठीक है, आपने जैसे बोला कि आप एक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर, और एक दूसरा अकाउंट जो है वो विकल्प के रूप में आपके पास मौजूद है। अब जैसा कि मैंने आपको परिदृश्य समझाया था, तो उसके उसके अंदर जो है आपको दोनों के दोनों खातों की जो जानकारी है वो देनी होती है, तो आप वो दे सकते हैं। आइए अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं। अगर आप एक और बैंक अकाउंट डालना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको पुष्टिकरण के लिए एक बार फिर से पूछा जाए, या आपसे जो समर्थन सेवा है वो आपसे इस चीज की पुष्टि मांगे कि आप मुझे बताएं, या कोई ना कोई आपको किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि आप अपने दूसरे अकाउंट को आप जो है उसको भी स्थापित कर पाएं। अब ये बहुत जरूरी है। अब ये कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो कि राजनीति से संबंध ही नहीं रखते, लेकिन हो सकता है कि आपका नाम जो है वो बहुत ही ज्यादा मेल खाता हो उन लोगों से जो कि राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। बहुत सारे देशों में ऐसा हो सकता है, किसी का नाम जो है, बहुत सारे जो नाम हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, उनके उपनाम जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर आप जो है, आप अगर 100% जो है आप यहाँ पर नो डालेंगे, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को, मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आपको प्रतिबंध है कि आप किसी और देश में अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर नो लिखना है, और इसीलिए आप अगर ये जो चीज है, ये चीज व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत स्तर पर देखी जाएगी, और ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कौन से देश जो हैं वो, आपके देश के अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड के अंदर हैं। तो कुछ देशों के अंदर जो हैं वो सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो ये प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि जो ग्लोबल पास जो है उसके ऊपर नजर रखेगा। और यदि आप राजनीति से संबंधित नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कीजिए। और कई बार अगर आपका नाम जो है वो राजनीति में कोई सक्रिय है, उससे मिलता खलता है, तो आपको यहाँ पर नो डालना है। अब यहाँ पर और भी कुछ चीजें आपसे और पूछी जा रही हैं कि क्या आपके जो घर में कोई ऐसा है जो 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 राजनीति से जुड़ा हुआ है, या कोई आपका दोस्त राजनीति से जुड़ा हुआ है, या आप किसी म्युनिसिपैलिटी के प्रशासनकर्ता को जानते हैं, या पिछले 18 महीने के अंदर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या आप जो हैं कहीं के राजदूत हैं, या ये सारी की सारी, या आप ये देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं। और आपको देखना है, जैसे कि अब यहाँ पर आपसे वो बोल रहा है, तो दूसरे नंबर पे आपके दोस्त, नंबर 3 के ऊपर आपसे बताया गया है कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि
आप ये देखेंगे कि परिजनों के, आपके परिवार में ऐसे कौन कौन है, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो आपके परिवार में गिने जाते हैं, जैसे आपके बीवी, आप और आप हो सकता है कि आपके भाई बंधु हों, या हो सकता है आपके माता पिता हों, या आपके बच्चे हों जो राजनीति से जुड़े हुए हों। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये एक परिवार का हिस्सा माना जाते हैं। तो आप ये सब चीजों पे जरा जरूर ध्यान देखिएगा। अब आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर अब आप आखिरी चरण पर आ जाएंगे, और इसके अंदर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा, पुष्टि की जाएगी कि ये जो फॉर्म है आप ही ने भरा है, और कोई भी आपकी जगह लेकर इस फॉर्म को नहीं भर रहा है। तो अगर ऐसा है कि कोई आपकी जगह पर ये जो फॉर्म है वो भर रहा है, तो आपको एक प्रश्न प्रश्न दिए जाएंगे जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि अंत में ये अकाउंट किसके फायदे के लिए खोला जा रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर यस लिखिएगा, और आप पूर्ण रूप से ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा फॉर्म आप ही भरेंगे, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ही व्यक्तिगत तौर पर इस फॉर्म को भरें। तो यहाँ पर आप इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सभी आपने भरे हैं और सही भरे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट का बटन जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आप उसको दबा दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि आपको ये चीजें जो हैं वो समझ आ रही हैं। मैंने खूब कोशिश की है कि मैं बहुत धीरे धीरे आपको बताऊं, और आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए कि वाकई आपको ये निर्देश जो हैं वो सही रूप से आपको समझ आए हैं। तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास अकाउंट है जहाँ पर आप नहीं रहते हैं, तो क्या आप उस अकाउंट को डाल सकते हैं? जी हाँ, मैंने आपको जैसे परिदृश्य समझाया कि आप दुबई में रहते हैं, लेकिन आप जो है यूके के निवासी हैं, और वहाँ का आपके पास भी अकाउंट है, तो आप दो अकाउंट डाल सकते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यदि आप जिस देश में रहते हैं और जिस देश के आप निवासी हैं, अगर आप जिस देश के निवासी हैं वहां पर आप कोई आयकर नहीं देते हैं, तो आप उस अकाउंट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो यानी कि आप जो हैं वो, अगर आप यूके के अंदर हैं और अगर आप यूके में हैं तो देखिए, जैसे कुछ जो देश हैं वो आपको अनुमति देते हैं बैंक अकाउंट को खोलने के लिए, तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं अगर इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो वो सभी चीज़ें जो आपने पहले डाली हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। अगर आपने किसी पुरानी स्लाइड में कुछ और मेंशन किया है, तो आपकी वो जानकारी जो है वो मिलनी चाहिए। तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग पे आप वापस जा सकते हैं और उसे दोहरा सकते हैं। कोई बोल रहे हैं कि क्या हम अकाउंट को भारत के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं? और मैं इसको लेके सुनिश्चित नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए कि आपका जो जिस भी देश में आप हैं, आप वहाँ पे यूएसडी अकाउंट खोल सकते हैं, ताकि जो ट्रांसफ़र है सो आप कर सकें। और जब आप अपनी लोकल करेंसी के अंदर शुरू करते हैं खाते को, तो इसके बारे में मेरे को एक बारी वैलेंटाइन से बात करनी होगी कि क्या इसे स्विफ्ट साइट पे करना है या नहीं। तो आपका अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय खाता है यूरोज़ में या डॉलर में, तो हर जो देश है वो उसको आपको प्रोवाइड करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति ने पूछा है मार्शल से कि अगर खाता अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है,
तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? क्योंकि सिस्टम आपको अनुमति नहीं देता उसे चेंज करने के लिए। देखिए, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो जो सिस्टम है, वो आपसे भविष्य में दोबारा री-वेरिफ़िकेशन के लिए अनुरोध करेगा। क्योंकि जो बैक ऑफ़िस है, वो पूर्ण रूप से स्वयं स्वचालित रूप से काम करता है, तो आपको अपने आप को री-वेरिफ़ाई कराना होगा पासपोर्ट के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है जब तक कि आपने मान लीजिए अगर शुरुआत में वेरीफाई करा लिया है, उस पासपोर्ट के साथ जो उस समय वैलिड था, यानी मान्य था। मान लीजिए अगर आप कोई बैंक अकाउंट को खोलते हैं किसी भी देश में, जैसे अगर मैं यूके का उदाहरण लूँ, यूके में अगर आपने खाते को खोला, तो जो पासपोर्ट आपने इस्तेमाल किया है अपने बैंक अकाउंट के साथ में, वो आपको बार-बार नहीं बोलेंगे कि आप उसे रिन्यू कराएँ। क्योंकि पहले उन्होंने उसे मान्य कर दिया था। तो इसलिए आपको एड्रेस को भी चेंज करना हो सकता है या हो सकता है कि दोबारा से वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया के माध्यम से आपको गुज़रना हो आरएस को लेके, क्योंकि वहाँ पे कई बारी एक संदेह रहता है और वो फिर ऐसी स्थिति में आपके वेरिफ़िकेशन को रीचेक करेंगे, पुनः उसकी जाँच होएगी और उसके बाद आपकी पहचान की आपके डेटा के साथ पूरी जाँच करी जाएगी। तो मुझे आशा है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप इसे दोबारा से री-वेरीफ़ाई कराएँ। मान लीजिए कि अगर आपने सबमिट किया है किसी पासपोर्ट को जो कि 3 महीना से कम के लिए मान्य है, तो वो फिर आप उस स्थिति में आपको स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो अगर आपका पासपोर्ट है वो 6 महीना या उससे ऊपर की तिथि के बाद अगर एक्सपायर हो रहा है, तो हम उसे स्वीकृति दे देते हैं और इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कोई भी जो पासपोर्ट है, मान लीजिए 3 या 4 महीने के अंदर अगर वो एक्सपायर हो रहे होंगे, तो हम उन्हें स्वीकृति नहीं देंगे। तो कम से कम आपके पासपोर्ट में 6 महीना एक्सपायर होने से पहले की अवधि का वो होना चाहिए और तभी आपको स्वीकृति जो है सो प्राप्त होती है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने सभी संदेशों अनुभागों को जाँचें, अपने बैक ऑफिस में और ध्यान दें यहाँ पर। क्योंकि कई बारी जो ग्लोबल यूनिट पे समर्थन सेवा है वो आपसे संपर्क कर सकते हैं आपके संदेशों अनुभाग पर और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इसे समय से समय पे जांच कर रहे हैं और ये अगर आप एक बारी कर लेते हैं तो बस वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपके यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है। अब आपको करना क्या है, आपको केवल इंतज़ार करना है कि अगर जो आपके वेरिफिकेशन और सब कुछ अगर आपका बढ़िया तरीके से हो गया है सटीक रूप से, तो आपको कभी भी आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, वरना वो आपको विफलता का कारण देंगे संदेशों अनुभाग में। तो आपको बस सुनिश्चित करना है कि आप सारी चीज़ों को सही तरीके से करें और यहाँ पे एक और तरीका है भर्ती करने का और फिलहाल ये थोड़ा धीमे हो रखा है, लेकिन भविष्य में जो हमारी समर्थन सेवा है उसमें हम और लोगों को भर्ती करेंगे और इसकी वजह से जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो उसकी गति जो है वो तीव्र हो जाएगी और जल्दी से आपका वेरिफिकेशन हो जाया करेगा। आइए हम अगली स्लाइड पर आते हैं और यहाँ ये जो अगली स्लाइड है, यहाँ पे आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि जो सारांश बैठक होता है या वेबिनार होता है, सारांश वेबिनार, ये आपको महीने का जो पहला शनिवार है उसमें आपके लिए आयोजित किया जाता है, जहाँ पे आपको परियोजना का समाचार और प्रचार के बारे में जानकारी दी जाती है। वित्तीय समाचार और ब्लॉकचेन समाचार दिया जाता है और इसके जैसा आज अलीना ने आपको जानकारी दी और इसी प्रकार से बंद प्रारूप बैठक होती है, वो आपका निवेश विभाग का समाचार के बारे में जानकारी देता है और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की संपत्ति के बारे में पिछले महीने को लेकर रिपोर्ट आती है और इसी प्रकार से निवेश मूल्यांकन और बाकी चीज़ों की जानकारी आपको बंद प्रारूप बैठक में मिलता है और फिर सभी राजदूतों के लिए या परियोजना प्रबंधकों द्वारा एक प्रशिक्षण कराया जाता है आयोजित और ये आपको इवरिच में लीडर्स विकास के लिए शिक्षा प्रदान करता है और फिर राजदूतों या प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा राजदूतों और स्थानीय नेतृत्व परिषद के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और ये विशेष रूप से स्थानीय नेतृत्व परिषद और राजदूतों के विकास के लिए शिक्षा के विषयों को यहाँ पे हम उपयोग करते हैं। और आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हम आपके लिए एक वीडियो को चलाने जा रहे हैं जो कि सामान्य वीडियो है जिसको हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं।
तो कृपया करके आप इसे चलाइए। Лед растает от любви твоей. Я знаю взлет на белых облаках побед по краю. Жизнь дает возможность стать другим. С размаху страх, забудь его, он победим. Взлетая. Новая экономическая эволюция мира. Измени весь мир на лучшее, чтобы жить на земле красиво. Новая экономическая эволюция мира. И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо. День осветит новый мир людей. Вселенной сбрось навеки негативный лик. В забвенье Дай своей мечте по венам пульс. Скорее верь, и криптоюнит твою жизнь изменит. Новая экономическая эволюция мира. Измени весь мир на лучшее, чтобы жить на земле красиво. Новая экономическая эволюция мира. И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо. Наше будущее мира, счастье, радость и богатство. Мы единая команда, совладение и братство. Будь смелее, будь же с нами, мы в одной великой теме. Путь к финансовой свободе, экономи. Новая экономическая эволюция мира. И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо. И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо. Great. We love this music, and I can't wait until तो आपको हमें वो सभी संसाधन प्रदान करने हैं ताकि आपके लिए सब कुछ सरलता से हम करा सकें। और आपको हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी आज के हमारे इस वेबिनार में शामिल हुए हैं। डीना जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमें समर्थन सेवा से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया। सभी अनुवादकों का धन्यवाद, और आप सभी लोगों को जिन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, उन्हें भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि कई सारे लोग इस समय खेल रहे होंगे ट्रेडिंग पे, उन सबको भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपका आशा करते हैं कि जो सप्ताहांत हो वो भी बहुत बेहतरीन गुज़रे। और इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ यहीं पे हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और समय मंगलमय हो। धन्यवाद।